नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज है गुरुवार, यानी कि आज है हेलो किसान में पशुपालन का दिन। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम पशुपालन के संबंध में विषय आपके लिए लेकर आए हैं। जिसके संबंध में आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वो पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको विषय के संबंध में जानकारी दे देते हैं। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा रेशम कीट पालन, कृषि के साथ एक उन्नत व्यवसाय। जी हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही गिनी फाउल पालन पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो आज के कार्यक्रम के यही विषय हैं हमारे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए आपको बता देते हैं हमारे टोल फ्री नंबर क्या है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान यानी कि अगले घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो सह प्राध्यापक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में। साथ ही मौजूद है डॉक्टर ब्रजेश सिंह, जो प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक हैं शैक्षणिक डेयरी एवं कुक्कुट फार्म गोविंद वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। जिसके संबंध में आपके पास कोई भी सवाल है तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ आज के कार्यक्रम की चर्चा की हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी डॉक्टर राजेंद्र का। डॉक्टर राजेंद्र, जब हम बात करते हैं रेशम कीट पालन की, तो सबसे पहले तो आप बता दें इसका महत्व क्या हो जाता है। महत्व तो ये है कि आजकल आप देख रहे हैं कि 2016-17 में लगभग 30,000 मैट्रिक टन था, 17-18 में लगभग 31,000 मैट्रिक टन था, और 18-19 में 35,948 मैट्रिक टन का उत्पादन हमारे रेशम का हुआ। सीधी सी बात है कि रेशम का जो महत्व है उसका उत्पादन करना है, एक लघु उद्योग के रूप में पूरा परिवार इसको लगा सकता है। जैसे कि आपका महिलाएं भी, बच्चे भी, और छोटे से छोटे एरिया से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं जी। हम कम से कम 10,000 रुपया लगा के 90,000 रुपये की हम लोग इनकम कर सकते हैं। महत्व की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी फसल हमको 35 से 40 दिन में हमें उत्पादन नहीं दे सकती, लेकिन रेशम कीट जब हम पालन करते हैं तो वो कोकून हमें जो मिल जाएगा जी, जो कि क्वालिटी के आधार पर 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया किलो तक बाजार में बिक सकता है, और एक कैश के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो एक छोटी सी लागत के साथ हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी आमदनी आप कह रहे हैं कि कमा सकते हैं, और वो भी कम समय में जी। बिल्कुल, इस पर विस्तार से हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अगला सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगी डॉक्टर ब्रजेश से। गिनी फाउल पालन की हम बात करें तो सबसे पहले तो बता दें, क्योंकि लोगों को बहुत सारे हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उन्हें जानकारी नहीं होगी। गिनी फाउल कौन सा पशु है या पक्षी है? सामान्य रूप से कुक्कुट पालन की जब हम चर्चा करते हैं तो कुक्कुट पालन में जब भी बात करेंगे तो हम अकेले मुर्गी की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे बत्तख है, बटेर है, गिनी फाउल है, ये सब अन्य भी प्रजातियां हैं जो कुक्कुट पालन के साथ साथ पाली जाती हैं। ये सत्य है कि बहुतायत जो पालन का कार्यक्रम होता है मुर्गी पालन का होता है। तो गिनी फाउल अफ्रीका की एक प्रजाति है जो वहाँ से भारत में आई क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा, और इलाहाबाद वाराणसी के आसपास भी इसका लालन पालन किया जाता है। इसको कहीं पे गिनी फाउल बोलते हैं, कहीं पे चाइना मुर्गी बोलते हैं, कहीं पे पेड़िल बोलते हैं, कहीं पे तितारी बोलते हैं। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से गिनी फाउल को जाना जाता है। ये मांस और अंडा दोनों के लिए एक मौसमी आधार पे मुर्गी पालन का एक सशक्त विकल्प है। अभी इसकी पूरी जानकारी सामान्य किसानों के पास तक ठीक से नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस जो भारत में वर्तमान परिस्थिति चल रही है, अगर हम पूरे कुक्कुट उद्योग को देखें तो 3 प्रमुख बातें हमारे सामने आती हैं जी। एक बात तो आती है कि नित्य नई बीमारियों का प्रादुर्भाव, जिसमें संभावना है कि कुक्कुट उद्योग बुरी तरीके से आज भी प्रभावित हो रहा है जी। बिल्कुल। दूसरा विषय आता है कि जो उसके लिए जो हम फीड देते हैं, राशन देते हैं, इसकी कीमतों में
नित्य प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही जी। है। जबकि आप अंडे और मांस की कीमतों को देखें तो एक तरीके से उसमें अस्थायित्व मिलेगा जी। आपको, उस गति से प्रगति नहीं हो रही उसमें। तीसरी है सोफिस्टिकेशन, जी। जो संवेदनशीलता है लालन और पालन की। ऐसे संवेदनशील वातावरण में जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड होना पड़ता है, तमाम प्रबंधकीय समस्याएं आती हैं। ऐसे में रफ एंड टफ आप इस प्रकार से कहे कि ऐसी प्रजाति जो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, इसके लिए गिनी फाउल एक सशक्त विकल्प है। जी, तो गिनी फाउल का पालन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है हमारे किसानों के लिए। इसके बारे में हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर मैं रुक करना चाहूँगी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र का। डॉक्टर राजेंद्र, आपने बताया कि कम लागत में अच्छी आमदनी इससे अर्जित की जा सकती है, तो शुरुआत के लिए क्या कर सकते हैं हमारे किसान? जैसे कि हमारे किसान भाई पहले तो ये समझ लें कि अब जो एक तो रेशम की खेती करते हैं, रेशम के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेती के बारे में नहीं जानते हैं, सिल्क वर्म जैसे कहते हैं, रेशम कीट। तो ये एक वर्ड मिल जाता है कि रेशम अलग हो गया और कीट अलग हो गया। पहले हम इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि ये जो रेशम कीट का जो हमारा उत्पादन है, प्रथम स्थान पर हमारा चाइना है, चीन है, उसके बाद हमारा भारत का दूसरा स्थान आता है जी, जिसमें हमारे भारत में 9.1 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 53 लाख गांव ऐसे हैं जिनमें अभी हमारा व्यवसाय चल रहा है। अभी नई योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ योजनाएं और लॉन्च की हैं, जिसमें सब्सिडी के साथ छोटे से छोटे किसान खेती कर सकते हैं और इसका कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम सिल्क की बात करते हैं, तो ये हमारी जो सिल्क है, इसमें से जो धागा खिंचता है ये हो गया सिल्क। ये हमारा सिल्क है, और ये आप 2 कलर में यहाँ देख रहे हैं, जिसमें ये आपका मलबरी सिल्क है। इसमें जो भारत में प्रमुखता से जो एक सिल्क मिलता है वो होता है मूंगा। मूंगा सिल्क सिर्फ और सिर्फ भारत में आसाम में मिलता है, जो कि सबसे महंगा बिकता है। इसके बाद अब ये सिल्क वर्म, ये हमारा जो सिल्क वर्म है, आप इसे देख रहे हैं, ये कीड़ा है, ये सिल्क वर्म, ये कीड़ा है, ये लार्वी है, ये इसकी चौथी अवस्था है। ये चौथी अवस्था खाना बंद कर देती है और उसके बाद ये कोकून में बदल जाती है। कोकून में बदल जाएगी और अपने को ये लार नुमा एक पदार्थ छोड़ती है और वो अपने आप को पूरा घेर लेता है। ये अपने आप को घेर लेता है, जो कोकून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जी, कीड़े से कोकून के रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है। ये इसकी सुषुप्त अवस्था कहेंगे, डोरमेंसी कहेंगे, यानी कि सोने चला गया है। इसके अंदर फिर ये तितली नुमा, यानी कि ये तितली नुमा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से काटेगा और तितली निकल आएगी। ये तितली नर्मदा मिलने के बाद अंडे होंगे और अंडे 400 से 500 तक अंडे देती है। अंडे से फिर ये छोटी अवस्था, बड़ी अवस्था और बड़ी अवस्था हो जाएगी, तो ये फिर सुसुप्तता में चला जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमको क्या करना है, उसके बाद फिर इंडस्ट्री में हम ले जाके फिर इसका धागा निकालते हैं। जी बिल्कुल, फिर उसके बाद हम इसको धागे को तैयार कर सकते हैं और उसका फिर आगे हम इस्तेमाल तरह तरह की चीज़ें बनाने में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे सावधानी पूर्वक इसका पालन किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं यहाँ पर। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। ये एक प्रकार का कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। कच्चे रेशम के लिए रेशम के कीड़ों का पालन शहतूत के पत्तों पर किया जाता है। ये व्यवसाय कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काफी बेहतर है।
इसे अन्य व्यवसाय या खेती के साथ भी आसानी से किया जा सकता है। हमारे देश में देश की चारों किस्में शहतूत, ओक तसर, एरी, मूंगा का उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन करने के लिए शहतूत के पौधे लगाने के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जिसमें जल निकासी का गुण हो और सिंचाई की भी व्यवस्था हो। पौधों का रोपण जुलाई-अगस्त माह में करना चाहिए। मादा कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 तक अंडे देती है। हर अंडे से करीब 10 दिन में छोटा मादा कीट लार्वा निकलता है। ये मादा कीड़ा करीब 40 दिन में ही लंबा और मोटा होने लगता है। फिर ये कीड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों तरफ अपनी लार गिराता है, जिससे धागे का खोल बन जाता है, जिसे हम ककून कहते हैं। जब ये हवा के संपर्क में आता है तो वे सूखकर धागे का रूप ले लेता है, जिसकी लंबाई करीब 1000 मीटर तक होती है। तो देखिए आपने अभी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रुक करना चाहूंगी डॉक्टर ब्रजेश का। डॉक्टर ब्रजेश, गिनी फाउल के बारे में आपने बता दिया, इसका महत्व बता दिया, विशेषताएं बता दी। अब आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई निश्चित जलवायु है जिसमें इनका पालन किया जा सकता है या फिर हर क्षेत्र में इनका पालन करना संभव है? जी, गिनी फाउल का पालन हम किसी भी परिवेश में कर सकते हैं। आर्द्र से लेकर के गर्म जलवायु से लेकर के आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि उत्तराखंड के तराई से लेकर के और उत्तरकाशी तक गिनी फाउल का पालन होता है। वहाँ तक इसका मतलब जो भारत का हर तरीके का प्राकृतिक परिवेश है वो गिनी फाउल पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जी बिल्कुल। तो हर परिवेश में हम कह सकते हैं, हर क्षेत्र में इसका पालन अच्छे से किया जा सकता है। और अगर हमारे किसान इसका चुनाव करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण के लिए आप क्या कहेंगे? जी, आप गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में जी इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिसको लालन पालन करना हो जी। और इसके विशेषताओं से तज्ञ विज्ञ होने के पश्चात वो अपना प्रशिक्षण ले और प्रशिक्षण के बाद इस लालन पालन की शुरुआत कर सकते हैं। कोई विशेष रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही कठोर पक्षी है। मुर्गियों की तुलना में संवेदनशीलता की कोई आवश्यकता नहीं जितना हम संवेदनशील होते हैं मुर्गी व्यवसाय में जी। और इसके चराई के लिए बड़े अनुकूल हैं। सबसे बात यह है कि कम पूंजी में अधिक से अधिक जो है कम लागत लगा के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का जब उद्देश्य हो तो उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है गिनी फाउल पालन। सामान्य रूप से जो हमारा आहार पे खर्चा आता है वो कम हो जाएगा जी। और ये वो सब कुछ खाती हैं जो मुर्गियां नहीं खा सकती हैं। चाहे घास खाओ उसको ये खा लेंगी जी। जो भी कीड़े मकोड़े हैं इसको खा लेंगी, इवन जू चिचड़ी किलनी तक खा लेती हैं। फसल के किनारों पे चराई करेंगी, झुंडों में रहती हैं, कोई नुकसान नहीं होती। इनकी शरीर की संरचना, इनकी लंबी गर्दन, मजबूत लंबे टांग चराई के लिए बहुत अनुकूलन की क्षमता होती है इसमें। इस प्रकार से इसमें प्रशिक्षण लेने के बाद अगर शुरुआती लालन पालन ठीक से हुआ तो उसके बाद इससे वो अधिक से अधिक कम पूंजी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर प्रशिक्षण आप ज़रूर प्राप्त कर लें और हर क्षेत्र की जलवायु जो है इसके पालन के लिए उपयुक्त है। आप इसकी शुरुआत करके कम पूंजी में भी अधिक लाभ ले सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। हरियाणा से हमें तपेश्वर जी ने कॉल किया है। आइए जान लें उनका सवाल। हेलो हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, हमारे पास कुछ अपना जमीन है जिसके अंदर हम खेती करते हैं, जैसे सरसों की जी। तो ये क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए जिसके अंदर की हमारे जो शहतूत के पेड़ लगाए जाए तो उसमें हमें अच्छी प्रोडक्शन मिल पाए? जी क्या कहेंगे डॉक्टर? आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके लिए जलवायु एक विशेष महत्व रखता है सहसूत के लिए। सहसूत के लिए 4 प्रजातियां हैं, वैसे तो 6 हैं लेकिन मुख्य तौर से 4 प्रजातियों का के सहसूत पर इसको पाला जाता है। मतलब 4 प्रजातियां हैं जो प्रमुख है, जैसे मलवरी है,
ये भारत में प्रमुखता से पाली जाती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा हमारा बेंगलोर, मैसूर, क्योंकि वहाँ पर 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसका अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि हमारे पूरे भारत में 23 राज्यों में इसकी खेती अच्छी तरह से की जा रही है, जिसमें आपका हम उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, मतलब पूर्वांचल में काफ़ी जिलों में, इसके साथ हरियाणा में भी आसानी से की जा सकती है जी। बशर्ते कि ध्यान रहे कि इसके लिए हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में थोड़ा सा ये सरवाइव नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी खेती आसानी से की जा रही है। जी। तो आपने बताया कि यहाँ पर जलवायु का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और प्रजातियों का भी चुनाव उसी के अनुसार करना ज़रूरी है। बिल्कुल। हम बात करते हैं रेशम कीट पालन या फिर गिनी फाउल पालन की, तो काफ़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जिसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कई मजा आइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं रेशम कीट पालन और गिनी फाउल पालन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो हमारे टोल फ्री नंबर यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुँचाने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि गिनी फाउल पालन करके कैसे हमारे किसान या फिर कहें पशुपालक जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर ब्रजेश, यहाँ पर प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन उतना ही जरूरी हो जाता है प्रजातियों का चुनाव करना भी। तो प्रजातियों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये अफ्रीका से आई है। इसकी 3 प्रजातियां भारत में प्रचलित है। एक प्रजाति है जिसे हम पर्ल कहते हैं, जो गहरे भूरे और बादामी रंग की होती है जी, और गोल धब्बे पूरे शरीर पे पाए जाते हैं। मध्यम आकार के पक्षी है। दूसरी प्रजाति जो है वो है लेवेंडर, जो हल्के भूरे रंग की होती है और पूरे शरीर पे गोल धब्बे पाए जाते हैं। दोनों जो लैंगिक परिपक्वता पे करीब 1200 से 1500 ग्राम के होते हैं। तीसरी प्रजाति है व्हाइट के नाम से जानते हैं हम इसको। ये पूरा सफ़ेद होती है और इन दोनों के जो रिसेसिव म्यूटेशंस कहते हैं उसके कारण ये व्हाइट प्रजाति होती है, बहुत कम संख्या में है। तो जहाँ तक लालन पालन का सवाल है, उसमें से हम या पर्ल प्रजाति का चुनाव करें या लेवेंडर प्रजाति का चुनाव कर सकते हैं। जी, तो ये 3 प्रजातियां हैं जिनमें से किसी का भी चुनाव हमारे जो पशुपालक हैं वो कर सकते हैं। क्या विशेषताएं हैं वो भी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और आगे क्या आपको कार्य करने हैं इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से नकुल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, जानते हैं रेशम कीट पालन कैसे करें और इसके क्या फायदे हैं? जी, इसके फायदे क्या हैं और कैसे कर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र? जी, जैसा कि मैंने अभी एक परिचय के तौर पर बताया था कि हम कम से कम लागत, यानी कि कम से कम 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे लगाने को तो आप मकान बना लीजिए, मकान में चलाइए, लेकिन यहाँ पर आप छोटी छोटी दीवारें बना करके लकड़ी के फ्रेम बना लीजिए और ऊपर से सीमेंट वाली जो चादर होती है ना, उससे आप ढक दीजिए। जी, लेंटर का पैसा पूरा बच जाएगा। उस तरह के घर में अगर आप इसको पालेंगे तो कम से कम खर्चा होगा, लेकिन इसको 40 दिन बाद आपको कैश मिलना ही मिलना है। अब बिक्री के लिए आपको पता है कि हमारे भारत की सबसे जो प्रमुख मंडी है रामनगर, जो बेंगलोर से आगे 40 किलोमीटर है लगभग। तो वहाँ पर मैं भी गया हूँ, मैंने भी देखा है
बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पर रेशम का बिक्री होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जब आप करें तो जैसे क्लाइमेट का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर आपको नर्सरी लगानी है, अच्छी प्रजाति के पौधे लगाने हैं और पौधे आपको जून और जुलाई में लगाने हैं। उधर सितंबर और अक्टूबर में इसको पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करनी है। ट्रांसप्लांटिंग में एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप 1 बाई 1 यानी 1-1 फीट के गड्ढे खोद के और उसमें लगाएं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दीमक की समस्या आती है इन प्लांट्स के लिए। दीमक के लिए एक बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि हम यहाँ दवाई नहीं डालना चाहेंगे दीमक के लिए, क्योंकि जब दवाई वहाँ पड़ेगी, दीमक होगी, वो सिस्टम में जाएगी, क्योंकि सिल्क जो मलबरी है हमारा, ये सहसूत के पत्ते खाएगा, उसमें दवाई का अवशेष जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वहाँ दवाई नहीं डालने। यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे धान निकालने के बाद जो छिक्कल होता है ना, छिलका जिसे हस्क कहते हैं, उसको जला के एक 100 ग्राम के लगभग 100 ग्राम उसमें अगर पिट में डाल देते हैं तो क्योंकि उसमें एक क्रिस्टल टाइप का आता है तो उससे वो उसकी बॉडी पे कटती है, इसलिए दीमक वहाँ ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती है। उसके बाद थोड़ा सा पानी की व्यवस्था रखें और पानी के बाद जैसे जैसे बढ़ जाता है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 जो फिट का फासला रखें। अगर जो सीधे सीधे रखने हैं, अगर फैला के सहसूत के पौधे लगाने हैं तो आप 6 फीट का फासला रखें। एक तो आप इसे विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर आप जब उत्पादन की बात कर रहे हैं, जब सिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो विशेष तौर से थोड़ा सा प्रशिक्षण इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका कितने दिन बाद बदलना है, क्या सफाई रखनी है, पूर्ण जानकारी होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। पहले आप प्रशिक्षण ले लें, उसके बाद आप प्रशिक्षण के बारे में आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे डॉक्टर राजेंद्र। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जान लेते हैं। गाजियाबाद से इस वक्त ईशू जी फोन लाइन पर है। हेलो मैम, मैं ये पूछने जाता हूँ कि रेशम के गाजियाबाद, आप रेशम कीट पालन करना चाहते हैं गाजियाबाद क्षेत्र में, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आप हमारे नज़दीक का कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहाँ आएँ, वहाँ आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में जगह जगह प्रत्येक जिले में इसके सेंटर भी खोले हुए हैं। भारत सरकार ने अभी एक योजना आई हुई है जिसमें आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। मिनिमम खर्चे पर आप इसकी खेती कर सकते हैं और 10,000 रुपये लगा करके 90,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। जी, तो गाजियाबाद क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं आप, इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। प्रशिक्षण की आप यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र बात कर रहे थे, प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं? एक तो सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय हो गया, और कहाँ संपर्क कर सकते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करते हैं तो? उत्तर प्रदेश से बाहर की बात करते हैं तो बेंगलोर है, मैसूर है, जहाँ के लिए प्रमुख स्थान है माना जाता है। पहले कर्नाटक पहले स्थान पर था, अब धीरे धीरे आंध्र प्रदेश बढ़ता जा रहा है और पूरे भारत में इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक डाटा बताया था कि 2016, 17, 18, 19 का उसमें 30,000 के लगभग था, फिर 31,900 कुछ हुआ, उसके बाद 35,348 मैट्रिक टन हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा उत्पादन बढ़ता जा रहा है, आदमियों हमारे जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है रेशम कीट पालन के लिए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य करे, चाहे रेशम कीट पालन करे, चाहे गिनी फाउल पालन करे, या फिर किसी भी अन्य व्यवसाय की आप क्यों ना शुरुआत करें, आपको प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ट्रेनिंग होगी आपके पास, जानकारी होगी आपके पास, तो आगे चलकर आप सफलता ज़रूर हासिल कर पाएंगे। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर ब्रजेश आपके पास आना चाहूँगी। आपने प्रजातियों के बारे में जानकारी दे दी, कहाँ से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं हमारे पशुपालक? प्रजाति आप पर्ल और लेवेंडर दोनों प्राप्त करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर जी या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे जब इनका सीजन चलता है उस समय इनके कीट उपलब्ध रहते हैं। उनको इनके चूजों को हम कीट्स कहते हैं जी, वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा सीजन रहता है, तो सीजन क्या रहता है, कौन सा समय सही रहता है? मार्च से प्रारंभ होता है, सितंबर तक रहता है और इसी बीच में चूजे निकलते हैं तो इनका लालन पालन हम कर सकते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि अभी का जो समय है बिल्कुल सही चल रहा है, मार्च से सितंबर तक का समय सही रहता है। जी, तो लालन पालन की आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह से बेहतर तरीके से किया जाए इसे? सामान्य रूप से किसी भी कुक्कुट
पालन का जो कार्यक्रम होता है 3 अवस्थाओं से गुजरता है। जी। पहली अवस्था लालन पालन होती है, दूसरी वर्धक होती है, तीसरी अंडा उत्पादन की अवस्था होती है। जी। चूंकि ये सीजनल पक्षी है, इसमें कम से कम कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है, और जंगली पक्षी का स्वाद अगर चाहिए इस बैन की इरा में, जब पक्षी को मारने पे बैन है तो वो गिनी फाउल है। तो थोड़े से प्रशिक्षण के बाद आप इसको प्रारंभ करने के लिए जो इनकी इंक्यूबेशन पीरियड होता है, अंडे से बच्चा निकलने की अवधि वो 28 दिन की होती है। तो 24 दिन तक वो सेटर में रहेगा, उसके बाद हैचर में आएगा। जब इसके चूजे निकल जाएं तो इनके चूजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी बीमारी का टीका नहीं लगता है। अब जब खरीदते समय और उनके परिवहन के समय ध्यान रखने की ये बात है कि जो चूजे हैं वो शुरुआती दिनों में संवेदनशील होते हैं जी। इसलिए जो परिवहन का कार्य है वो दिन की अवधि में संपन्न किया जाए। और सामान्य गत्ते में परिवहन कर सकते हैं आप, जो प्राइवेट फर्म या फर्मों से मिलते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई भी गत्ता ले लीजिए, उसमें चारों तरफ से छेद कीजिए जिसमें ऑक्सीजन हो, और इनको 4-5 घंटे में परिवहन करके जिस स्थान पे ले जाना है वहां उस पहुंचाया स्थान जा पे सकता है। ले जाए। सुरक्षित परिवहन महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद इनके लालन पालन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जी, कार्य किस प्रकार शुरू करें जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल मैं यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। बिहार से हरिराम ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा है कि रेशम कीट पालन जो करेंगे तो पहला अवस्था या दूसरा अवस्था में जो कीट जाएगी तो मोल्टिंग का क्या पहचान होगा? कीड़ा को कैसे जानेंगे कि यह मोल्ट में है कि मोल्ट में नहीं है? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र आप इसके बारे में? जी, आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, मोल्टिंग की पहचान ये है कि जैसे आपका जो चौथी अवस्था है, थोड़ी सी ये कोकून की तरफ जाएगी, ये खाना बंद कर देगी, और इसका कलर जो देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और इसका जो अंडे से निकलने के बाद जो छोटी सी लार्वी होगी, खाना बहुत तेज तेज खाएगी। दूसरी जो मोल्टिंग होगी थोड़ा सा बड़ी होगी, और ये आपकी पूर्ण अवस्था है जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये चौथी अवस्था है। ये अब कोकून में परिवर्तित होने वाली है, क्योंकि ये आप पत्तियों को भी देख रहे हैं, इन्होंने खाना बंद कर दिया है और छुपना शुरू कर दिया है, और अपनी लार छोड़ेगा, चारों तरफ से अपना बांधना शुरू करेगा, और ये कोकून में परिवर्तित हो जाएगा। आप इसे पहचान अच्छी तरह से करें। इसके बाद आप प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण ले लेंगे तो इतना बहुत मुश्किल नहीं है, रेशम पालना बहुत आसान है। जी, तो अलग अलग अवस्थाएं कौन सी हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको इसके बारे में विस्तार से बता दिया है, और प्रशिक्षण यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है लेना। आप प्रशिक्षण ले लेंगे तो बेहतर तरीके से आपको पहचान करने में और आसानी हो पाएगी, और आप सफलतापूर्वक इसका पालन कर पाएंगे। और क्या सावधानियां बरतनी है आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम आपको बता रहे हैं रेशम कीट पालन और साथ ही गिनी फाउल पालन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो फोन उठाइए, टोल फ्री नंबर डायल कीजिए और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। और आपको बता दें इस वक्त भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, पंजाब से हरी सिंह जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो
हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब जी, हरी सिंह पंजाब से रूबरू हो रहा हूँ जी। जी, ये जो रेशम का कीट पालने की बात हो रही है, ये पंजाब में भी इसके कामयाबी के साथ मतलब इसको पाला जा सकता है जी। और दूसरा ये भी बताया जाए कि ये कौन सी के किस्म का जो कीट है पाला जाए। मेहरबानी बहुत बहुत। जी जी, इसमें आप जो मलवरी है, सहसूत वाली जो प्रजाति है, आप उसको पंजाब में लगा सकते हैं, अच्छी तरह से उसका उत्पादन कर सकते हैं। बशर्ते कि ध्यान रहे क्योंकि पंजाब का मौसम बढ़िया रहता है और यहाँ पर जब आप मलबरी को 2 डायरेक्शन है इसके, एक तो रेशम कीट और दूसरा पौधा, क्योंकि पौधे जो लगाएं आप स्वस्थ हों, हेल्दी हों, हरा रंग हो, पीले पीले पत्ते इनको बिल्कुल ना खिलाएं। एक बात। दूसरा ये ध्यान रखें कि पौधे हेल्दी कैसे हों, जैसे कि आपको गड्ढे जो खोदें तो उसमें 5 किलो कम से कम जो 5 वर्ष तक आपको अच्छी सड़ी गोबर की खाद डालनी है। यहाँ पर आप थोड़ा सा, जैसे कि कीड़ों की समस्या रहती है, टर्माइट की समस्या रहती है, अच्छे उत्पादन के लिए जैसे कि मैंने अभी एक कॉलर को बताया था कि दीमक के लिए हस्क जली हुई राख डालें। इसके बाद उसमें नीम की खली डाल सकते हैं, नीम के पत्ते डाल सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। देसी खाद डलेगा तो अच्छी अच्छी पत्तियाँ आएंगी। अच्छी अच्छी साफ साफ पत्तियाँ जब आप उन कीड़ों को खिलाएंगे, कीड़ों को 3 बार यहाँ जब पत्तियाँ डालें तो कीड़ों को दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है। वो भूखी नहीं रहनी चाहिए। अगर भूखी रहेंगी तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कितना हष्ट पुष्ट हैं, ये हष्ट पुष्ट हैं, आप ये देख रहे हैं। अगर ये भूखे रहेंगी तो कमज़ोर रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे तो ककून में धागों की जैसे कि 1000 मीटर तक होता है, उसकी लंबाई घट जाएगी, उसकी क्वालिटी घट जाएगी, है ना। आप यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पंजाब में सहसूत वाली ही आप प्रजाति लगाएं, क्योंकि दूसरी प्रजाति महंगी है, अच्छे दाम मिलते हैं, लेकिन यहाँ संभव नहीं है। उसके लिए तो एक ही स्थान है, आसाम, थोड़ा सा महंगा मिलता है। ठीक है, आप पंजाब में आसानी से लगा सकते हैं। प्रशिक्षण अवश्य ले लें, अच्छी तरह से पौधे लगाएं और पौधे सही सही जो साफ साफ पत्तियां आप इनको खिलाएंगे तो अच्छा उत्पादन होगा। जी, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हरी सिंह जी। आप कौन सी प्रजाति लगा सकते हैं और बिल्कुल सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमाचल से हमें कॉल किया है जगपाल जी ने। आइए जान लें उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। जी, डॉक्टर साहब जी से मेरा सवाल था जी, ये जो रेशम का कीड़ा है, एक तो इसका लाइफ साइकिल कितना होता है जी, और ये जो इसका लाइफ साइकिल होता है उसमें कितना शहतूत ये यानी कि खा लेता है जी अपने पूरी लाइफ साइकिल में, ताकि हमें पता लगे कि कितना शहतूत, जैसे 1 आउंस के लिए या 2 आउंस के लिए कितना शहतूत लगाना, प्लांटिंग करना जरूरी है। जी 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 जी। आप 1 एकड़ जमीन ले लें, हाँ जी, और 1 हेक्टेयर भी ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 6000 किलो सहसूत के पत्ते प्राप्त होते हैं, जो रेनफेड कंडीशन है। आज जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है वहाँ 9000 किलो सहसूत के पत्ते प्राप्त होते हैं जी। इसके बाद आप जब इसका एरिया आप निर्धारित करेंगे तो 30 से 40 स्क्वायर फीट का एक लकड़ी के फ्रेम पर इसको आप पालेंगे। इसके बाद आपको विस्तार से जानने के लिए इसका प्रशिक्षण आप अवश्य ले लें, क्योंकि ये क्लाइमेट, उसकी प्रजातियां और इसके बाद जो लाइफ साइकिल की आप बात कर रहे थे, इसकी लाइफ साइकिल आपका जैसे कि अंडे आपके 6 से 8 दिन, ये टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद इसकी जो 4 अवस्थाएं होती हैं, जो 30 दिन का समय लगता है लगभग। इसके बाद ये प्यूपा अवस्था में चली जाती है, जो कि आपको 40 दिन में बाजार में बेचने लायक हो जाता है। इसके बाद वो मौसम, जैसे कि हम
समय घट बढ़ सकता है, क्योंकि ये नेचुरल जीव है। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा हम लोगों का अभी ठंडा हो गया तो हम अभी भी जैकेट पहने हुए हैं। इसी तरह से अब जबकि अगर पिछले साल और पिछले सालों का अनुभव देखें तो जैकेट तो फरवरी में ही निकल जाती थी। इसी तरह से अपने आप को ये लाइफ साइकिल इसको हम फिक्स नहीं बता सकते हैं, ये घट बढ़ सकती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि लगभग 35 से 40 दिन में 35 से 40 दिन में कोकून तैयार हो जाता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग उसकी पहचान करनी ज़रूरी है। उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर ब्रजेश आपके पास आना चाहूँगी। हमारे जो गिनी फाउल हैं वो स्वस्थ बने रहें, इसके लिए किस तरह से बेहतर देखभाल की जाए? आपने बताया था कि कठोर पक्षी है, ज्यादा इसमें मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देखभाल तो करनी ही होगी। जी हाँ, गिनी फाउल जैसा आपने बताया कि मौसमी ब्रीडर पक्षी है और इसका जो चूजा उत्पादन का कार्यक्रम होता है या तो शुरुआत में मार्च अप्रैल में होगा या जून से लेकर के और जुलाई 31 या अगस्त का आधा भाग, इस बीच में हम इसकी हैचिंग नहीं करते, बच्चे नहीं करते, क्योंकि अगर सापेक्षिक आर्द्रता बहुत बढ़ जाएगी तो इनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। शुरुआत के दिनों में बड़े संवेदनशील पक्षी होते हैं और कुक्कुटों की बात ही हम इसका लालन पालन करते हैं। शुरुआत में जो ब्रूडिंग प्रबंधन है उसमें 1 मीटर स्क्वायर में 20 से 25 चूजे आते हैं। आपको कितनी एरिया रखनी है, कितने चूजे रखने हैं, उसी हिसाब से स्थान का चुनाव और बिछाली बिछाना। बिछाली में धान की भूसी आप रख सकते हैं। धान की भूसी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कुट्टी जिसकी अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी हो। इसमें सापेक्षिक आर्द्रता 8 से 30% से ज़्यादा ना रखें और इसके ऊपर पेपर की तह बिछा देते हैं। 24 घंटे तक सिर्फ इनको हम ग्लूकोज का पानी या गुड़ का पानी देते हैं और उसके चूँकि इनके जो योक है उसके अंदर 24 घंटे का खाद्य पदार्थ मौजूद होता है, इसलिए व्यवस्था नहीं करते। इसके बाद में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पे इनको जाकर के हम ये कार्य 7 दिन तक संपन्न करेंगे। ब्रूडिंग थोड़ा कम समय के लिए होती है, तो 2 सप्ताह तक हर सप्ताह में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट घटाते हुए 4 सप्ताह जैसा भी मौसम हो उसकी अनुकूलता देख करके हम इसके ब्रूडिंग का कार्यक्रम करते हैं। जी, इस ब्रूडिंग के कार्यक्रम में हम शुरुआत में जो ब्रायलर प्री स्टार्टर राशन होता है, सिर्फ वो ब्रायलर स्टार्टर राशन देते हैं और जब ये 2 सप्ताह से ज़्यादा के हो जाते हैं तो हम सीधे सीधे इनको 1 घंटे चराई पे निकालते हैं। जी, जब 1 घंटे चराई के लिए उस निकटस्थ क्षेत्र में लेकर के जाएंगे तो ये जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे अगल बगल के उनको खाएंगे, खुद घास भी खाएंगे। क्योंकि गिनी फाउल का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें यह है कि जो राशन पोल्ट्री उद्योग में लग रहा है उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। आहार पर जो खर्चा होता है आहार उसमें पे काफी खर्चा कमी आ मिनिमाइज जाती करना, है। ये उसका है कि यदि समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करना है जो संसाधन विहीन है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ के लिए सशक्त विकल्प है सह व्यवसाय के रूप में। और उसके बाद चराई का क्रम हम धीरे धीरे 8 घंटे कर देते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो 5 ग्राम से प्रारंभ हो करके और 32 ग्राम तक का जो राशन का खपत होगा ये 14 सप्ताह तक करीब आता है। जी, इस राशन खपत में शुरुआत में टेम्परेचर का ध्यान रखें। जैसे जैसे इनके पंख विकसित हो गए, पंख विकसित होने के बाद तापमान नियंत्रण की जरूरत नहीं है, सीधे दिन भर चराई करेंगे। शाम को जो घर में बचा हुआ, जैसे बैकयार्ड कुक्कुट पालते हैं, जो कुछ भी बचा खुचा पदार्थ होगा वो हमें भोजन के तौर पे इनको दिया जा सकता है। सीमित मात्रा में देगा, क्योंकि ये बरसीम भी खा लेंगे, पत्ता गोभी खा लेंगे, सीजन की हर चीजें खा लेंगे, हर चीज जो है वो खा सकते हैं और ज्यादा हमें अलग से खर्चा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप कि आपको थोड़ी बहुत सावधानियां यहाँ पर बरतनी है और निश्चित तौर पर आपको लाभ ही लाभ इसके पालन से जरूर मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं राजस्थान से। शौकीन फारूक जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर हमारे ये राजस्थान में हो सकता नहीं, रेशम कीट में बोलते हैं मंडी कहाँ लगती है सर जी, मैं बेटा पूछता हूँ। जी, रेशम कीट पालन क्या राजस्थान में कर सकते हैं और मंडी के बारे में भी जानकारी दें। हाँ, राजस्थान में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो हमारा डाटा है सभी साउथ का है और आपका ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का है, तो और कुछ पंजाब वाला एरिया आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। राजस्थान में थोड़ा सा गर्मी है और गर्मी में रेशम
पालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यूँ तो जीव है, आप राजस्थान में भी छोड़ देंगे तो थोड़ा बहुत सरवाइव करेगा, लेकिन बहुत अच्छा आपको मुनाफा राजस्थान से मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे सलाह नहीं दी जाएगी कि आप राजस्थान में करें, क्योंकि ये आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं दिलवा पाएगा शौकीन जी। तो देखिए, हमारे विशेषज्ञ लगातार कॉलर्स के जवाब उन तक पहुँचा रहे हैं। आपके पास भी कोई सवाल हैं तो अपना फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं रेशम कीट पालन और गिनी फाउल पालन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो फ़ोन उठाइए, अपने सवाल आप हमसे पूछिए। हमारे टोल फ्री नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, जिनके सवाल आप तक पहुँचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। आपको बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार जी ने फ़ोन किया है। आइए जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा मैडम सवाल ये था कि जो हमें मुर्गी फार्म शुरू करना होता है, कम से कम कितना एरिया होना चाहिए और क्या लागत आ जाती है शुरू में, खर्चा क्या आ जाता है? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर ब्रजेश? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको जहाँ पे मुर्गी फार्म शुरू करना है उसमें औसत रूप से आप ये जान लीजिए कि एक मुर्गी को 1 वर्ग फुट जगह की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास 1000 मुर्गियां हैं तो आपके पास 1000 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। और जो राशन या भंडारण के लिए भी कोई कक्षा आप बनाना चाहेंगे तो 200 या 300 स्क्वायर फुट, उसके लिए कुल 1300 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता हुई। इसको आप 2-3 घरों में विभक्त कर लेंगे और इस प्रकार से अपना लालन पालन का कार्यक्रम आप शुरू कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको जो कुल खर्चा आएगा, आज की हिसाब से जो कुक्कुट गृह निर्माण का खर्चा आता है वो 2000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आता है। उस हिसाब से प्रबंधन करके और आप कुक्कुट पालन प्रारंभ कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से आप कुक्कुट पालन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको एरिया के बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर ब्रजेश आपसे ही मैं जानना चाहूँगी, किसी तरह की बीमारी का भी खतरा रहता है गिनी फाउल में? सामान्य रूप से जैसा प्रारंभ में हम बताए कि ये बड़े कठोर प्रकृति के होते हैं। जी। शुरुआत के दिनों में जब अगर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है तो इनको श्वसन संबंधी समस्याएं होती है जी। और उसी पीरियड में मृत्यु दर बढ़ती है। और ऐसा कहते हैं और ऐसा प्रयोगों में सिद्ध हुआ है कि अगर 5 सप्ताह तक गिनी फाउल को कोई समस्या न आई तो उसके बाद में समस्या का कोई सवाल ही नहीं उठता। हार्डी होते हैं, सीधे उड़ के कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी विशेष प्रकार के आवास की ज़रूरत नहीं है और वातावरण में दाएं बाएं जो कुछ भी उपलब्ध है उससे चराई करके अपना भरण पोषण करते हैं। फिर भी सामान्य रूप से जब ये आर्द्र मौसम होता है बड़े पक्षियों में कोई बीमारियां नहीं होंगी। ये शुरुआत के दिनों में अगर लालन पालन ठीक तरीके से कर लिया जाए तो कभी कभी एक बाउंड सिंड्रोम या अर्ली मेच्योरिटी के जल्दी से परिपक्वता होने की वजह से जो बीमारियां होती है, एक बाउंड सिंड्रोम वगैरह, उसके अतिरिक्त इसमें कोई बीमारी रिपोर्टेड ही नहीं है। सामान्य रूप से बड़े ही कठोर संघर्षशील पक्षी है और हर तरीके के वातावरण में अपने आप को निश्चिंत रख सकते हैं।
जी, तो बस थोड़ी सी सावधानियां यहाँ पर बरतने की जरूरत है शुरुआती समय में ही, और आगे चलकर बिल्कुल वो स्वस्थ बने रह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर राजेंद्र, अब आपसे जानना चाहूंगी, आप लगातार बता रहे हैं कि दीमक की समस्या आ जाती है रेशम के पौधों में, तो ऐसे में और कौन कौन सी समस्याएं हैं और कैसे उसका हम कह सकते हैं नियंत्रण कर सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न हमसे किया हुआ है। इसमें ये बता दें कि जैसे कि दोनों तरफ हम देखेंगे, दोनों ही तरफ जीव हैं, चाहे तो वो हमारा पौधा है जो सहसूत का है, इधर हमारा रेशम कीट जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर दोनों में ही समस्या होती है। जैसे कि अब सहसूत का प्लांट जब बड़ा होता है तो पत्तियों के रस चूसने वाले कीट लगते हैं, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, माइट। जी, यहाँ पर इसके साथ साथ बिहार हेयरी कैटरपिलर आती है जो पत्तियों को खाती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम सहसूत के प्लांटों की मॉनिटरिंग करना अत्यंत आवश्यक है। हम उसकी देखभाल करते रहें। शुरुआती अवस्था में कीड़े बहुत कम मात्रा में आते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी कीटनाशक डालने की हम बिल्कुल संस्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे जीव को खाना है, वो मर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए आप एक लाइट ट्रैप की जगह जगह व्यवस्था करें, वहाँ पर आपके रस चूसने वाले कीड़े सभी चिपकेंगे। बिहार हेयरी कैटरपिलर जो होती है, जो पत्तियों को खाती है, क्योंकि वो तो बाद की अवस्था है ना, इससे पहले तितली आती है, जो तितली घूम घूम के वहाँ पर बहुत सारे अंडे दे देती है गुच्छे में, और उस गुच्छे में से बहुत सारी छोटी छोटी सुंडियाँ निकलती हैं। अगर आप देखते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, तो उन जो झुंड में निकलती हैं 50, 100, 150 तक उसको नष्ट कर सकते हैं। इससे पहले आप लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रबंधन है जी। और किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं जानेंगे आपसे। डॉक्टर राजेंद्र कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, मैं उनका सवाल यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। बता दें आपको, राजस्थान से संजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो मैम जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान में तो करौली साइड हो जाएगा क्या जिले रेशम की खेती, सहतूत के पेड़ साहब? करौली में क्या किया जा सकता है? करौली राजस्थान में अच्छी तरह से देखा हुआ है। वहाँ पर गर्मी होती, मैंने अभी जैसे रेन फेड यानी सूखा वाले जो क्षेत्र के लिए मैंने बताया था, देखिए कितना डिफरेंस आता है। वहाँ पर आपको 6000 किलो ही मिलेगा, लेकिन जहाँ सिंचाई वाला वहाँ 9000 मिलेगा। तो देखिए, वहाँ उत्पादन तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुनाफा इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। मुनाफे में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन हाँ संभव है, लेकिन हाँ मुनाफा उतना नहीं हो पाएगा जितना यहाँ पर हम बाकी क्षेत्रों में अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र, आप बता रहे थे नियंत्रण के बारे में, किस तरह से इसके बाद में आपको कीड़ों से जो सहसूत के जो पौधे, उसका यहाँ नियंत्रण हो जाएगा बिना दवाइयों के। जैसे कि मैंने अभी आपको दीमक में बहुत सारे तरीके और भी हैं, जैसे कि दीमक को खत्म करने के, जैसे मैंने अभी आपको नीम की खली बताया, नीम के पत्ते बताए, मैंने आपको और भी बताया था कि जैसे वो हंस को जला करके उसका पाउडर डालते हैं जो राख होती है। इसके बाद क्योंकि दीमक साल में 2 बार लगती है, और उसी समय हम लोग नर्सरी लगाते हैं, जैसे जून और जुलाई, उधर से अक्टूबर में, है ना, तो वहाँ दीमक का दोनों ही महीनों में प्रकोप होता है। इसे रोकना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसे रोकने के लिए, क्योंकि दीमक को सबसे प्रिय भोजन है कच्चा गोबर और मतलब सेलुलोज। जी, सेलुलोज हम और पशु नहीं पचा पाते हैं, दीमक का सबसे प्रिय भोजन है। उस दीमक को पसंद है। यह क्या करना है आपको, कच्चा गोबर 1 भाग और 1 भाग मक्के की गुल्ली, जिसे दाना हटाने के बाद जो छूछ कहते हैं, जिसे कहीं गुल्ली कहते हैं, कहीं छूछ कहते हैं, दोनों को मिला दो। दोनों में ही सेलुलोज की मात्रा पर्याप्त होती है। वहां पर एक मटके में भर के 1 बीघे में, यानी कि 1 एकड़ में 5 गड़े दबा दीजिए। सारे गड़ों में ही दीमक आ जाएगी और आपका सहसूत
बिल्कुल स्वस्थ रह जाएगा। बिल्कुल इस तरह से आप नियंत्रण कर सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचाई हैं। इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हमारे दर्शकों के साथ। धन्यवाद। सो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज आपने जान लिया रेशम कीट पालन आप करना चाहते हैं या फिर गिनी फाउल पालन आप करना चाहते हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, किस तरह से आप इनसे अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम के विषय क्या रहने वाले हैं। आपको बताएं कल के कार्यक्रम के विषय रहेंगे पपीते की खेती, और साथ ही आपको बताएंगे दलहनी सब्जी फसलों की किस्में और बुआई के बारे में। जी हाँ, कल के कार्यक्रम में हम इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। और आपके पास कोई भी सवाल है तो आप पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो तीनों माध्यमों के बारे में हमने आपको बता दिया है जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं पहले ही, जिन्हें हम शामिल करेंगे। और हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिसके जरिए आप अपने सवाल सीधा हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं और उनके जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाए जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। कल आपसे मुलाकात करेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।